बात करें, ठीक है, तो दूसरी सलीबी जंग लड़ी गई 1147 से लेके 1150 तक। ये भी 3 साल, पहली भी 3 साल थी और दूसरी भी जो है ये भी 3 साल ही जो है वो रही, ठीक है, सेकंड क्रूसेड। अब देखिए इससे पहले अगर हम बैकग्राउंड देख रहे हैं तो बैकग्राउंड में आपने एक चीज समझनी है कि अब देखिए 1099 के अंदर जो है वो क्या हुआ जी, पहली क्रूसेड खत्म हो गई। 1099 यानी 1100 के अंदर जो है वो पहली क्रूसेड एंड हुई और उसके बाद 47 ईयर्स के बाद 1147 के बाद यानी 47 साल तक इन्हें ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि इन्होंने दोबारा से जो है वो अरब पे चढ़ाई करनी है, क्योंकि इनकी हुकूमतें बनी हुई थी ऑब्वियसली। अब तीन तीन काउंटीज बनी हुई थी, किंगडम ऑफ जेरूशलम अगर ओवरऑल देखा जाए तो 4 जो है वो सल्तनतें ये बना के वापस गए थे पहली दफ़ा में, ठीक है। तो ये 4 सल्तनतें बना के जब वापस गए तो फिर इन्हें ज़रूरत तो महसूस नहीं हुई थी कि यहाँ पे ये 47 साल से अब ये सुकून से जो है यहाँ से यूरोप से जो पादरी आते, चर्च के पादरी, क्योंकि अब एक बात समझिएगा आप यहाँ पे कि जो यहाँ पे चर्च है, यानी कि अब देखिए मुसलमान अगर मानते हैं किबला को, ठीक है, तो काबा को मानते हैं, तो काबा मक्का के अंदर है और मुसलमानों की रियासत के अंदर है। ये बात आप जरा समझ रहे हैं कि वहां पे मुसलमान मौजूद हैं अरब के अंदर, लेकिन यूरोप ईसाइयत को तो मानते हैं, लेकिन ईसाइयत के नाम के ऊपर यूरोप में कुछ भी नहीं, कि उनकी जो मजहबी मकाम है, ठीक है, वो यहीं पे हैं, इधर ही हैं। तो इसका मतलब उन्हें जो मजहबी ज़ियारत के लिए आना है वो यहीं पे आना है, कि मुसलमान तो मुसलमानों के इलाके में जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पे उनको मुसलमानों के इलाके में आके इबादत करनी पड़ती है। जो उनका मजहबी जो उनका जो हज है, ठीक है जी, जो वो बैतुल मक़दिस को देखने आते हैं, तो वो उन्हें यहाँ पर मुसलमानों के इलाके में आना पड़ता है। इसका मतलब वो 47 साल से यहाँ पे आ रहे थे। इसका मकसद क्या है बताने का कि 47 साल से वो यहाँ पे सेटल हो रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता खुद को जो है अपनी आबादी यहाँ पे बढ़ाई जा रही थी। एक तो उन्होंने अपनी आबादी यहाँ पे बढ़ाई यरूशलेम के अंदर, यानी फ़लस्तीन के अंदर उन्होंने अपनी आबादियाँ बढ़ाई, यहाँ पे मुस्तकिल उन्होंने अपनी इमारतें बनाई, मुस्तकिल अपने घर बनाए, यहाँ पे उन्होंने अपने बिजनेस स्टैब्लिश किए। हर तरह से आबादी जब एक इस्टेब्लिश होती है तो जाहिर बात है पूरा कल्चर डेवलप होता है, और वो जो कल्चर डेवलप होता है वहाँ पे उनके नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, ठीक है, और उनका पूरे का पूरे सोशो कल्चर जो है, सोशो इकोनॉमिक कल्चर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो सोशो इकोनॉमिक कल्चर यहाँ पे फ़लस्तीन के अंदर डेवलप हुआ। और न सिर्फ फ़लस्तीन के अंदर, बाकी यहाँ पे जो स्टेट्स थी उनके अंदर। तो यहाँ पे पक्का 47 साल से यहाँ पे आके रहना स्टार्ट हो गए, ये सोच के कि अब इसने तो कहीं जाना है नहीं, ये हमारे पास है। अब अगर यहाँ पे देखते हैं तो सेकंड क्रूसेड का जो कॉज बना वो क्या बना, एडिसा जो है वो कंकर्ड हो गया 1144 के अंदर, यानी 1144 के अंदर जो इन्होंने सबसे पहली जो यहाँ पे काउंटी बनाई थी फर्स्ट क्रूसेड के अंदर, इसको जो है वो फतह कर लिया गया, ठीक है। इसको जब फतह कर लिया गया, ठीक है, अब जो है वो नूरुद्दीन जंगी ने जो है सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने फतह किया इसको, ओडिशा को। अब उसको जब फतह किया गया मुसलमानों की तरफ से, तो इसका मतलब ये एक अलार्मिंग कंडीशन थी कि इसका मतलब ये है कि मुसलमान रुकेंगे नहीं बल्कि वो आगे बढ़ेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एनीटॉच को, यहाँ पे ट्राइपोली को, और उसके बाद ये फ़लस्तीन को भी हासिल कर लेंगे। इसका मतलब वो जो पहले जो कंडीशन थी, ठीक है, 1099 से पहले, 1099 से पहले जो फ़लस्तीन जो है मुसलमानों कब्जे में था और वहाँ पे यहूदी नहीं जा सकते थे, ईसाई, तो इसका मतलब यह दोबारा से ईसाइयों के लिए वो वैसी जगह हो जाएगी और ये मुसलमान कब्जा करते करते मजीद आगे बढ़ जाएंगे और ईसाइयों की जो आबादियां हैं उनको ख़त्म कर देंगे। और ख़ास करके उनको मुसलमान जब आबादी कर रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि वो ईसाइयों को वहाँ से निकाल रहे हैं, क्योंकि ईसाई वहाँ पे साजिश की वजह बने हुए हैं, सबसे बड़ी वजह ये है, ठीक है। तो ऐसे में इनके लिए जो है ये बहुत बड़ी अलार्मिंग कंडीशन थी। तो जो पॉप यूजीन III था, इसने क्या किया जी, दोबारा से वॉर अनाउंस कर दी। इसने क्या देखा, क्योंकि मजहबी पेशवा था ईसाइयों का, इसने देखा कि मुसलमान रुकेंगे नहीं, तो इसने अनाउंस कर दिया कि भाई हमारा पहला किंगडम चला गया, हमारा जो है मुसलमान एक्टिव हो चुके हैं, मुसलमान मतलब दुश्मन हमारे, इसका मतलब चलो दोबारा से निकलो, दोबारा से मजहबी वार आ चुकी है जी। मजहबी वार के नाम के ऊपर दोबारा से उन्होंने क्या किया, पूरे यूरोप के अंदर जो है वो ढिंढोरा पीटा। जब दोबारा से ढिंढोरा पीटा गया तो फिर से वही हुआ, क्योंकि मजहब है ही इतना सेंसिटिव इशू कि आप कोई भी मजहब हो दुनिया का, आप देखें जब भी अगर हम यहूदियत को सबसे गालियां देते हैं, लान तान करते हैं, लेकिन यहूदियत भी तो अपने मजहब के लिए वो काम कर रही है बैतुल मक़दिस के अंदर, मुसलमान अपने मजहब के लिए। तो हर कोई मजहब के नाम के ऊपर जो है वो एक मुश्तिल होता है, उसको जो है वो एक जोश पैदा होता है उसके अंदर। तो इस तरह से दोबारा से यूरोप को जो है वो ट्रेन किया गया, और जो है वो दोबारा से 9 लाख की, यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो 9 लाख की आर्मी दोबारा से तैयार होगी। फर्स्ट क्रूसेड के अंदर 13 लाख की आर्मी थी, अब जाहिर बात है इतना ज्यादा टाइम गुजरा नहीं था, तो 9 लाख की आर्मी फिर से तैयार होगी। ये बहुत बड़ी बात थी कि दोबारा से 47 साल के बाद वो उन्होंने अरब का रुख किया।
अब उनका मकसद क्या था कि बैतुल मक़दस जो है उसको अपने कंट्रोल में ही रखना, यानी कि मुसलमानों को वहां ना पहुंचने देना या ऐसी कोई साजिश ना होने देना। गो कि ऐसा नहीं कि वो अनअवेयर थे मुसलमानों की कंडीशन थे, जैसे मैंने कहा कि उनका जो स्पाई सिस्टम था वो तो बहुत स्ट्रांग था, उसी तरह से लड़कियां काम कर रही थी, उसी तरह से वो जो है मुसलमानों को आपस में लड़वा रही थी, छोटी छोटी जंगें हो रही थी, मुसलमान आपस में तकसीम किए हुए थे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए तो इस साइड पे सल्जोक अब मौजूद हैं, वो भी अब्बासी खिलाफत के अंडर जो है वो उनका स्लोगन वही अब्बासी खिलाफत। यहाँ पे जो है वो फातमीद है, गो कि फातमी जो है यहाँ पे इन्होंने एक अलग से किंगडम बना लिया था क्योंकि ये अब्बासियों के अंडर नहीं आते थे, शिया इस्माइली जिसका मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइड पे वो था और बीच में यहाँ पे इनकी हुकूमत थी। तो मुसलमान उसी तरह से फिर से डिवाइड थे, फिर से मुसलमान डिवाइड थे, यूरोप फिर से इकट्ठा हो गया और मुसलमान फिर से डिवाइड थे। अब ऐसे में जो है एक रोल प्ले करते हैं जी नूरुद्दीन जंगी। तो हम्मादुद्दीन जंगी का जो बेटा था वो है जी नूरुद्दीन जंगी। अब हम्मादुद्दीन जंगी जो है ये इनका ताल्लुक था जी ओस तुर्क से। ये जो आप अभी देखते हैं अर्तुगरुल के अंदर जो है वो वहाँ पे जिक्र किया जाता है ओस का, ओस खान जिसको बार बार कहते हैं, जो हम आगे ओटोमान एम्पायर के ऊपर जाएंगे तो डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये एक्चुअली में ओस जो इनकी एक तुर्क कबीला था, ठीक है, उससे इसका ताल्लुक था हम्मादुद्दीन जंगी का। ठीक है, अब हम्मादुद्दीन जंगी और ये बहुत ही नेक लोग और बहुत ही जो है वो शानदार इस्लाम के फॉलोवर थे। तो 3 बेटे थे इनके। जब हम्मादुद्दीन जंगी की वफात हुई तो इन्होंने जो है अपने किंगडम को जो कि अलेप्पो की साइड पे या शाम के अंदर मौजूद था तो इसको तकसीम कर दिया अपने 3 बेटों के अंदर। ठीक है, तो उसमें जो अलेप्पो है, जो हलब का इलाका है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप मैप के अंदर देखिए तो ये इस जगह पे ये जो एडिसा की काउंटी है इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे जो है वो ये शाम का इलाका हलब आता है। तो हलब का जो इलाका था वो नूरुद्दीन जंगी को मिला। अब नूरुद्दीन जंगी खुद इस्लाम के एक बहुत बड़े मुजाहिद, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ठीक है, नूरुद्दीन जंगी जो है तो वो हकीकत में सच्चे दिल से ये चाहते थे कि वो बैतुल मक़दिस को फतह कर सके, क्योंकि जब उन्हें हुकूमत मिली तो माना ये जाता है कि वो बचपन से वहां पे ये टेल्स चल रही थी कि भाई मुसलमान जो है वो बैतुल मक़दिस को आज़ाद करवाएंगे, क्योंकि अब 47 साल से कब्जा तो हो चुका था, ये भी सुनते रहे हैं। तो इन्होंने जो है वो माना जाता है एक जो है वो लकड़ी का जो है एक तख्ता तैयार करवाया था। वो लकड़ी का जो तख्ता था वो जो मस्जिद के अंदर एक मिंबर रखा जाता है, ठीक है, वो मिंबर उन्होंने तैयार करवाया था इस इरादे से कि मैं जो है वो फ़लस्तीन को फतह करूंगा और बैतुल मक़दस के अंदर जाके, ठीक है, किबला अव्वल के अंदर जाके ये मिंबर जो है नस्ब करूंगा। इन्होंने वो लकड़ी का तख्ता जो है वो तैयार करवाया था। इनके नूरुद्दीन जंगी के बारे में ये माना जाता है, लेकिन गो कि वो फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी को वो जो है वो मिली, वो सारे का सारा क्रेडिट मिला, क्योंकि ये फिर इनकी वफात होगी उससे पहले। तो इन्होंने क्या किया, नूरुद्दीन जंगी ने, क्योंकि ये तो बहुत सख्त थे सलीबियों के, तो इन्होंने जो है वो एडिसा को जो है फतह कर लिया। अब ये एक दफ़ा में नहीं हुआ, ऑब्वियसली एक पूरा का पूरा जो है बार बार एक सिलसिला चलता रहा वॉर्स का। तो उस टाइम पे जो है वो जंगी ने, नूरुद्दीन जंगी ने शिकस्त दी बल्दीन को। ये जो बल्दीव जो था ये उस टाइम पे एडिसा का हुक्मरान था, तो इसको शिकस्त दी गई। अब इसको शिकस्त दी गई तो जब वॉर अनाउंस हुई तो वॉर में सबसे आगे आगे जो था उसमें एक फ्रांस का जो लुइस 7 है, ठीक है, एक बादशाह ये था, यानी फ्रांस का लुइस 7 सबसे जोश में सबसे पहले उठा, और दूसरा जर्मनी का जो है कॉर्नवाल III जो है ये था। ये 2 लोग जो है, ये 2 बड़े बड़े किंगडम से, एक फ्रांस से और एक जर्मनी से, यानी फ्रांस और जर्मनी के बादशाह जो है इन्होंने तैयारी पकड़ी और इन्होंने जो है वो 9 लाख की जो है वो फौज आर्मी तैयार की और निकल आए। अब ये निकले अलग अलग, यानी कि एक पहले निकला और दूसरा जो है वो बाद में निकला। जर्मनी का बादशाह पहले निकला फौज लेके और उसके बाद फ्रांस का बादशाह जो है वो बाद में निकला, और इन दोनों का सबसे पहले मुकाबला हुआ सल्जोक तुर्क से। ठीक है, जो सल्जोक तुर्क से हुआ तो इन्होंने, सल्जोकों ने दोनों को, यानी पहले जर्मनी के कॉर्नवाल को शिकस्त दी और उसके बाद जो है फ्रांस के लुइस 7 को शिकस्त दी। तो इन्होंने शिकस्तें दी, इतनी बड़ी आर्मी को जो है सल्जोकों शिकस्तें दी। हकीकत में इनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही शानदार रही है, क्योंकि ये तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह के मानने वाले थे और अल्लाह पे तवक्कल करने वाले थे। ठीक है, सल्जोक तुर्क की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाकियों की तरह जो है सिर्फ नाम के लिए, अपने नाम के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि ये इस्लाम की सरबुलंदी और इस्लाम के नाम के लिए लड़ रहे थे। वो कहते हैं ना, नीयत साफ तो मंजिल आसान, तो इनकी जो नीयत थी वो साफ थी हकीकत में, बाकी तो सब आपस में ही लड़ के। तो ये उसके बाद जो है वहाँ पे मार खाई, जब सल्जोकों से इनकी शिकस्त हुई, आधी आर्मी वहीं पे इनकी मरी। उसके बाद जो है यहाँ पे पहुँचे दमास्कस, यानी दमिश्क ये पहुँचे। अब इनका जो मकसद था वो क्या था, देखिए मकसद इनका क्या था, एक तो जो एडिसा है उसको दोबारा से हासिल करना, यानी वो जो इलाका एडिसा का फतह किया गया तो उसको हासिल करना, दूसरा दमिश्क को फतह करना। अब क्योंकि जब इन्होंने पहला मकसद फेल हो गया, क्यों फेल हुआ, क्योंकि एडिसा जो है वो किसके अंडर था, वो तुर्कों के अंडर चला गया। तुर्कों ने शिकस्त दे दी इनको, दोनों को शिकस्त दी। इसका मतलब जब इन्होंने देखा वहां पर दाल नहीं गल रही, वहां पर जो है इनका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो अगला दमास्कस की तरफ आए कि भाई दमिश्क को फतह करते हैं। दमिश्क एक बहुत बड़ा मरकज था। अब देखिए यहाँ पे अगर अलेप्पो है तो यहाँ पे इस जगह पे है ये दमिश्क, ठीक है। तो दमिश्क जो है इसको फतह करने का मतलब ये है कि बिल्कुल मुस्लिम दुनिया के हेड में आके ये बैठ जाएं और बहुत बड़ा एरिया जो है इनके हिस्से में आ जाए,
क्योंकि यहाँ पे तो पहले से इनकी काउंट्रीज मौजूद थी दमिश्क की साइडों पे, साहिल समंदर के किनारे, ये ट्राइपोली की और एंतौज की। तो इसका मतलब यहाँ पे इसको फतह करना, इन्होंने पूरी जान जो है, दोनों फौजों ने, जितनी भी फौज बची हुई वहां से आई थी, दोनों बादशाहों ने अपनी पूरी फौज की जान यहाँ पे दमिश्क के ऊपर लगाई कि दमिश्क को किसी तरह से फतह किया जाए। गो कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे काफी लंबा सेज रहा, बहुत लंबा मुहासरा इन्होंने किया, लेकिन नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ से इनके ऊपर अटैक हो रहे थे, अंदर से भी और बाहर से भी इनके ऊपर अटैक हुए। ऊपर से इनका आपस में तजाद पैदा हो गया, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्जाम लगाए। इल्जाम क्या लगाए कि भाई जो है तुम मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, तुम मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि मकसद ये था दोनों का कि नीयत साफ नहीं थी ना, दोनों ने अपने अपने नाम पैदा करने थे, तो इकट्ठे होकर नहीं लड़ सके। जब इकट्ठे होकर नहीं लड़ सके तो आपस में जो है इनकी तजाद पैदा हो गए, नतीजे के तौर पर ये जो है फेल हो गए और फिर वहां से जो बच्ची कुछ आर्मी थी उसको लेके वापस यूरोप चले गए। यानी अगर एट दी एंड हम देखें तो इसकी इनकी जो डिसयूनिटी थी, ठीक है, डिसयूनिटी की वजह से जो है ये फेल हुए और दूसरी जो क्रूसेड है वो नाकाम हो गई। और दूसरी क्रूसेड में मुसलमानों को जो है फतह नसीब। मुसलमान क्या लड़े थे, मुसलमानों ने अपने इलाकों को जो है वो सिक्योर करना था, इस वजह से मुसलमानों की फतह तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि मुसलमानों की अगर फतह नहीं भी, लेकिन जो ईसाई हैं उनको शिकस्त हुई दूसरी क्रूसेड के अंदर। वो मकसद जो लेके आए थे, एक तो ना अपने किंगडम को बचा सके और दूसरा जो डमास्कस को जो वो हासिल करना चाहते थे ना वो हासिल कर सके। तो इस तरह दूसरी क्रूसेड जो है वो नूरुद्दीन जंगी की वजह से जो है, जो एक अजीम मुसलमान सिपाही जो है और बादशाह था, इसकी वजह से जो है वो नाकाम हुई और एक शानदार रोल जो है इन्होंने और इनकी आर्मी ने जो है वो प्ले किया। लेकिन अब इसका एक दूसरा रुख भी है और यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग रुख है कि सिर्फ क्रूसेड्स, जैसे मैंने कहा कि क्रूसेड्स हर वो जंग है जो मुसलमानों ने या ईसाइयों ने मुसलमानों के खिलाफ लड़ी, ठीक है। तो अब ईसाइयों ने मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मिडिल ईस्ट के अंदर ये वॉर्स लड़ी, बल्कि उस टाइम पे जो मुसलमानों की हुकूमत चल रही थी स्पेन के अंदर, ठीक है, जिस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। तो स्पेन के अंदर जो वीडियो चल रही थी, सॉरी, स्पेन के अंदर जो हुकूमत मुसलमानों की थी, तो वहां पे मुसलमानों की हुकूमत के खिलाफ, और स्पेन का हिस्सा जो था वो पुर्तगाल का हिस्सा भी मुसलमानों के कब्जे में था, तो वहां पे सलीबियों का एक ग्रुप निकला। यानी एक ग्रुप जो है वो आप मान लें कि वेस्ट की तरफ गया और एक ग्रुप ईस्ट की तरफ आया। तो ईस्ट वाला जो है वो तो नाकाम हो गया, लेकिन जो वेस्ट का ग्रुप था वो कामयाब हो गया। वेस्ट का ग्रुप कैसे कामयाब हुआ कि जो पुर्तगाल का इलाका था 1148 के अंदर, वो जो है वो सलीबियों ने हासिल कर लिया, ठीक है। सलीबी पूरे इकट्ठे हुए थे, तो उन्होंने जो है वो स्पेन के मुसलमानों से जो है वो पुर्तगाल का इलाका हासिल कर लिया और पुर्तगाल के अंदर लिस्बन का जो खास करके जो उनका जो कैपिटल है पुर्तगीज का, ठीक है, तो उन्होंने जो है इसको हासिल कर लिया। तो इस एक साइड पे उन्हें कामयाबी हुई, ठीक है, वेस्ट के अंदर, और ईस्ट के अंदर उन्हें नाकाम ही वापस जाना पड़ा। ये था सेकंड क्रूसेड। आगे बढ़ते हैं।